गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज एक और विशेष जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। जब हमने पिछले 5 जनवरी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली भर्तियों में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी के लिए जो हमने कॉम्बो बैच निकाले थे सब्जेक्ट और एमपीजीके के कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप में से बहुत सारे ढेर सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के लिए आप कोई बैच क्यों नहीं लेकर आ रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं और भोपाल एकेडमी इस बार लेकर आ रही है यूनानी चिकित्सा अधिकारी के लिए, यानी कि यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एक नया बैच, जो कि स्टार्ट होने वाला है 27 जनवरी के साथ। 27 जनवरी से इस बैच की शुरुआत होने वाली है। इस बैच की अन्य जानकारी, बैच में कितने घंटे की क्लास होगी, क्या होगी, सब आपको पता चलेगा। हमारे साथ जो सर जुड़ने वाले हैं यूनानी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, वो अभी इसी क्लास में आपके लिए जो है सिलेबस की चर्चा करेंगे कि आपके सिलेबस का पार्ट क्या है, किस तरह से हमारी पूरी क्लास होने वाली है, उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो आप सभी के लिए मैं ये जानकारी दे दूं कि हम लोग लेकर आ रहे हैं एमपीबीएस से यूनानी चिकित्सा अधिकारी के लिए बैच, जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। बैच की अधिक जानकारी के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको बाद में मिलेगा। अभी मैं सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आएं और आपके साथ सिलेबस का डिस्कशन जो है वो सर करें। तो हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं डॉक्टर नसीम खान सर, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और काफ़ी सारे लगभग 300 से 400 बच्चे जो हैं सर के AIG PGT और अन्य राज्यों की जो यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा होती है उसमें सफल हो चुके हैं। तो सर का मार्गदर्शन आप सभी विद्यार्थियों को मिलने वाला है। मैं डॉक्टर नसीम अहमद खान, और हम जो एग्ज़ाम 7 जून को होने वाला है उससे रिलेटेड आज हम जानेंगे यूनानी मेडिकल ऑफिसर का सिलेबस क्या है, कितने नंबर के सवाल आते हैं और किस किस यूनिट से सवाल पूछे जाते हैं, और उसके लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है। भोपाल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का पहला उसूल यही है कि हमें सिलेबस को कवर करना होता है, चाहे वो कोई। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे, सिलेबस को जानेंगे कि क्या क्या सिलेबस हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं हम यूनिट फर्स्ट, जिसमें तशरीहुल बदन, एनाटॉमी, मुनाफुल आज़ा, फिजियोलॉजी और उम्र तबैया शामिल है। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, हमने जो पढ़ा है इसमें वो सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो एनाटॉमी की हो, फिजियो की हो, जो भी हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें सब कुछ ही इंक्लूड है। चाहे हम एम्ब्रियोलॉजी को देखें, थ्रैक्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब, फिजियोलॉजी मेरा कोर सब्जेक्ट फिजियोलॉजी भी अब देखते हैं तो इस पे वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। आपकी जेनेटिक्स भी है, आपका होम्योपैथिस भी है, और ये पूरा हमारा सिलेबस है फिजियोलॉजी का। सारे सिस्टम, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम फिजियोलॉजी में हैं वो हमें पढ़ना है। किसके अकॉर्डिंग यूनानी एंड अकॉर्डिंग मॉडर्न। क्यों? क्योंकि सवाल दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं? ये पूछा जा सकता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स का परसेंटेज ज़्यादा है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से या कम है। हम सभी जानते हैं कि ये ज़्यादा होता है, जो मिसकंसेप्शन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। हकीकत क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सवाल हो इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अगर रतूबत तजावीफ़ लिख दिया आ गया तो किसका ज़्यादा होता है? तो रतूबत तजावीफ़ का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब रतूबत जौहरिया, रतूबत कुत्सिया, रतूबत गरीजिया, रतूबत असलिया, ये सारे रतूबत को हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स कहते हैं। कुछ और कंसेप्ट इसी तरह से जानेंगे हम धीरे धीरे। फिर हम आते हैं हमारा उम्र तबैया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये हमारे टॉपिक ही बता रहा है कि यूनानी मेडिसिन का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसे हमें पढ़ना है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। क्या क्या है ये? इसका मेन है अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवा, क़ुव्वा और अफ़ाल। ये 7 चीज़ें जो हमें बेसिक प्रिंसिपल में आती हैं, ये हमें अच्छे तरीके से जानना है। इसके अनासिर कितने हैं, अरकान अरबा क्या है, मिजाज क्या है, मिजाज किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कितने तरह के आज़ा होते हैं, क़ुव्वत सामिया, क़ुव्वत ज़ायक़ा, इन सारी चीज़ की स्टडी हमें करनी है मॉडर्न और यूनानी दोनों प्रोस्पेक्ट्स में। फिर हम आते हैं तारीख़ तिब पर, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल एथिक्स।
ये बात हमें याद रखनी है कि हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से हमें जानना तो है, लेकिन हमें उसमें, क्योंकि ये मेडिकल ऑफिसर का टेस्ट होने वाला है, इसलिए हमें तारीख़ तिब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए इसके कुछ क्वेश्चंस को जो मेन है उस पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये तारीख है और हम एग्ज़ाम किसका दे रहे हैं? यूनानी मेडिकल ऑफिसर का। अब आप देखते हैं नेक्स्ट यूनिट क्या है? कुल्लियात अदविया और मुफरदात, दैट्स मीन्स ड्रग्स। अदविया के इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि हमें सारे बीमारियों के इलाज के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? दवाओं की। तो हम बनने क्या वाले हैं? मेडिकल ऑफिसर। जब हम मेडिकल ऑफिसर वाले तो इलाज किस चीज़ से करेंगे? तो अदविया से। तो हमारी इस स्टडी पे फोकस होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें आती हैं? दवाओं का मिजाज, दवाओं के दर्जात, दवा हार है, बारिद है, इफ़ेक्ट, दवाएं कैसे इफ़ेक्ट करती हैं ब्रेन पर, नर्व पर, आई पर, और उससे किस तरह के सवाल बन सकते हैं। मुफरदात में वो वही दवाएं पढ़ने हैं। दवाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारी किताबों में बहुत सारे दवाओं का जिक्र लिया हुआ है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उन्हीं दवाओं को जिक्र करना है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे हमें पढ़ते जाना है। सारी दवाओं के बारे में, चाहे साजिद हिंदू हो, सपीता हो, सबको ही हमें आगे लेकर के चलना है। और जानना क्या है दवाओं के बारे में? उनका मिजाज, उनके दर्जात, उनके इफ़ेक्ट्स, उनके ओरिजिन और उनके साइड इफ़ेक्ट्स। फिर हम आते हैं मुरक्कबात पर। कंपाउंड ड्रग्स, दवाएं कैसे बनती हैं, किस तरह के सवाल आ सकते हैं? सवाल आ सकते हैं कौन सी ऐसी दवा है जो दोनों तरह से काम करती है? मकवी भी है, मुसिल भी है। इन दवाओं में से कौन सा दवा है, ये हमें जानना होगा। सैदला, हम सभी जानते हैं सैदला मतलब दवाओं को कैसे बनाया जाए। तैयारी। यूनिट 4 में आता है हमारा पैथोलॉजी, इल्मुल जरासीम, दैट इज द बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, अब हमें यूनानी मेडिकल ऑफिसर में हमें दो तरह की पैथोलॉजी है। मॉडर्न फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, पैथोलॉजी भी पढ़नी है, और यूनानी का कंसेप्चुअल पैथोलॉजी भी पढ़ना है। उससे रिलेटेड हमें चीज़ों को देखना होगा। सिंपल डिजीज़, इल्तहाब, इन्फ्लामेशन, नक्ज़, तग़ज़िया, फैक्टर, ईटियोलॉजीज़, असबाब बदन, असबाब मादिया, असबाब, हाँ जैसे मैं ये बताऊँ, असबाब, ये 4 तरह के असबाब हैं। असबाब मादिया, असबाब सूरिया, असबाब फ़ैला, असबाब तमामिया। असबाब मादिया क्यों? असबाब, इन असबाब को असबाब मादिया क्यों कहा जा रहा है? हमें मालूम है अरकान, आज़ा, इखलात और अरवा ये असबाब मादिया कहलाते हैं। ये असबाब मादिया क्यों कह रहे हैं? असबाब मादिया हमें ये पता होना चाहिए। मादिया का मीन्स है मैटर्स, जो हमें दिखाई दे, जिसका कुछ वजूद हो, तो उनको हम कहेंगे असबाब मादिया। कितने असबाब मादिया? असबाब मादिया 4 हैं। अरकान, इखलात, आज़ा, अरवा, ये असबाब मादिया हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। क़ुवा और अफ़ाल मेटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है ना, काउंटेबल नहीं है। लेकिन हमारा जो असबाब मादिया होगा, जिसको हम मैटर कह रहे हैं, अरकान, इखलात, आज़ा, अरवा, ये चारों असबाब मादिया कहलाएंगे। अब सवाल है कि इसमें असबाब मादिया हैं, तो इसमें कौन सी करीब हैं, कौन सी बईद हैं? तो हमें मालूम होना चाहिए। करीब वो होंगी जिनमें डिजीज़ और सेहत पैदा होती है। याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें मालूम होना चाहिए कि भाई जब कभी भी किसी को डिजीज़ होती है, हम क्या कहते हैं? लीवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई, दैट्स मीन्स ऑर्गन के बारे में बात हो रही है। रूह, अरवाह, बिना ऑक्सीजन के क्या लाइफ पॉसिबल नहीं है? तो हम बस एक चीज़ दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेंगे कि अरवाह और आज़ा करीब हैं। असबाब सूरिया, असबाब फ़ाइला क्यों कर रहे हैं? जो फंक्शन करे, जिसके वजह से असर हो, वो असबाब फ़ाइला कराएंगी। फिर हम आते हैं असबाब सेहत व मर्ज़ पर, कॉज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। ये सारे असबाब कवर होंगे हमारे इल्मुल अमराद में। इल्मुल अलामात, स्टडी पर्टेनिंग टू क्लिनिकल फीचर। फिर हम निज़ाम माहितुल अमराज, सिस्टमिक पैथोलॉजी, एक जनरल पैथोलॉजी है, एक सिस्टमिक पैथोलॉजी है। इसको हमें सारे डिजीज़ जो यहाँ पर मेंशन है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि पैथोलॉजी की किताब में जितनी बीमारियाँ लिखी हुई हैं हम उसको पढ़ना शुरू कर दें। नो, हमें वो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, बस। यूनिट 5 का जिक्र कर लें। बेड साइड, क्लिनिक,
इसमें सारे सिस्टम है, जनरल एग्जामिनेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपको एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में दे दे कि विच गैसेज हैविंग मैक्सिमम प्रेशर इन टिश्यू, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो क्या आंसर होना चाहिए हमारा? हमारा आंसर होना चाहिए कि वो गैस जो सेल के अंदर जा रही है एक्चुअली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही जाएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो फिर क्या कहेंगे भाई, ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? आंसर है एयर, लंग्स, ब्लड, सेल। तो हमें मालूम होना चाहिए कि गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर इन्वायरमेंट में भी होगा 159 mmHg। ये क्या हुआ? ये चीज़ें हुई कंसेप्ट की बात। अब हम आते हैं नब्स के बारे में। नब्स हमें मालूम है, नब्स से ही सारी तशखीस पहले भी होती थी, आज भी बहुत सारी बीमारियों को पता हम नब्स के थ्रू लगाते हैं। उसूल इलाज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जितने तरह के इलाज भी तदबीर हमारे पास हैं, फोमेंटेशन हो, इरिगेशन हो, पेस्ट, सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और डिस्कस कैसे करेंगे? क्या सवाल बन सकते हैं, कौन से सवाल, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस। फिर हमारा तवसी व समारितिब एक बहुत बड़ा यूनिट है ये, पीएसएम एंड जूरिस्प्रूडेंस। अब हमें ये जानना है कि ये जो पीएसएम से हम सवाल पूछे जाएंगे ये किस तरह से किस तरह के सवाल ज़्यादा आ सकते हैं। तो जितने प्रोग्राम्स हैं उस पर हमें फोकस करना है। और करंट प्रोग्राम और जो पीछे प्रोग्राम चलाए जा चुके हैं, चाहे वो WHO की तरफ से हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो, उस प्रोग्राम के बारे में हमें फोकस करना है। फिर आते हम, फिर अगला यूनिट देख लें। अगला यूनिट है हमारा तिब्बे कानून। फिर नेक्स्ट यूनिट हम देखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा यूनानी मेडिकल ऑफिसर का सिलेबस वो यूनानी सिलेबस का पोर्शन है जो हमने 5 साल में पढ़ा है, और उसी को फिर से कंसेप्चुअल स्टडी के साथ साथ उसको कैसे याद रखें ये हमें करना है और जानना है। फिर हमारा सबसे मेन यूनिट 7 मौलिजात, इलाज बितरवीर, अमराज जिल्द व तदीनियात। इसमें वो सारी बीमारियां मौजूद हैं, हम जानते हैं सारी बीमारियों के बारे में। उनके हुम्मा है, हुम्यात यौम, शुरू से लेकर वो सारे वही सिलेबस दिया गया है जो हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ाए जाते हैं, या फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ में। A to Z, meningitis, अमराज नफसानी, साइकेट्रिक ड्रग्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सारे सिस्टम की डिजीज हमें मौलिजात के प्रोस्पेक्ट्स में पढ़ने हैं। लीवर डिजीज, अमराज मरारा, डिजीज ऑफ गॉल ब्लैडर, ये सारे अमराज हमें डिस्कस करना है। जेनाइटल डिसऑर्डर, जोफेबा, और इस तरह से यूनिट 8 आ जाता है जिसमें हम लोग सर्जरी पढ़ते हैं। सर्जरी, इल्मुल जराहियात, अमराज ऐन, ओज, अनफ व हल्क, सर्जरी एंड INENT। अब इसमें क्या है कि भाई ENT की जो डिजीज हैं वो काफ़ी डिटेल में है। हमें क्या पढ़ना है? हमें यूनानी मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से पढ़ना है। हेड, रेक्टम एंड एनल कनाल, स्प्लीन, यूरिनरी ट्रैक, जेनाइटल सिस्टम। फिर हम देख लेते हैं यूनिट 9 में क्या है। यूनिट 9 में आ जाता है आपका अमराज निस्वा, इल्मुल क़बालत व अमराज नौम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनानी मेडिकल ऑफिसर के प्रोस्पेक्ट्स में। अगर हम देखें तो गायनी, ऑब्स्टेट्रिक, इल्मुल क़बालत, वो सारी डिजीज़ेज इसमें डिस्कस होंगी जो औरतों की ख़ास डिजीज़ेज हैं।
लास्ट यूनिट अमराज अतफाल यानी कि पेडियाट्रिक्स। इस पेडियाट्रिक्स में बच्चों की वो सारी बीमारियां हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारे अब इसमें एक जो समझने वाली बात है वो हमें ये समझना है कि अगर हम जॉन्डिस डिस्कस कर रहे हैं तो जॉन्डिस के साथ साथ हमें यरकान भी डिस्कस करना है, उसको समझना है यूनानी पर्सपेक्टिव, तब हम चीज़ों को कोरिलेट करके बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। अगर हम इखलात की बात कर रहे हैं तो उसी के साथ हमें बॉडी फ्लूइड्स की बात करनी है। अगर हम किसी कॉजेटिव फैक्टर्स यूनानी पर्सपेक्ट से भी समझना है और हमारे मॉडर्न पर्सपेक्ट से भी समझना है, जिससे क्या हो क्वेश्चन कहीं से भी आए हमें सॉल्व करने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ एनीमिया की डिस्कस है। एनीमिया की डिस्कस हमें बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, हमें मालूम होना चाहिए एनीमिया डिफिनेशन क्या है, डिक्रीज परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन। यूनानी में इसी को फखरुद्दम। अब एनीमिया के मॉडर्न में कई टाइप्स हैं, यूनानी में अलग तरीके से समझाया गया है। दोनों को हमें अपने इसमें कोरिलेट करके समझना है। व्हाट इज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, व्हाट इज फखरुद्दम, व्हाट इज सुलकुनिया। इस तरह से चीज़ें अगर हम समझ के पढ़ेंगे, जैसा पहले भी पढ़ चुके हैं, आज से 3-4 साल पहले मेडिकल ऑफिसर के टेस्ट में भी उस वक्त हम लोगों ने भी डिस्कस किया है और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सिलेबस, और ये यूनानी मेडिकल ऑफिसर का सिलेबस है जो कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके एग्ज़ाम में प्रैक्टिस के साथ अपेयर होना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि सर ने आपके साथ अभी सिलेबस को डिस्कस किया और ये एमपीपीएससी 2022 का यूनानी चिकित्सा अधिकारी का सिलेबस था और जिसकी पूरी संभावना है कि सिलेबस 2024-25 की जो 26 की परीक्षा है, सेम पिच पर जो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आ रहे हैं, तो यही सिलेबस होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि भोपाल एकेडमी टीम आप सभी के लिए यूनानी चिकित्सा अधिकारी का बैच लेकर आ रही है और ये बैच आपको कल से ही एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी होगी, यानी कि यहाँ पर आपको यूनानी सब्जेक्ट की तैयारी भी डॉक्टर नजीम सर जो हैं वो कराने वाले हैं। और इस बैच की स्टार्टिंग होने वाली है 27 जनवरी से। 27 जनवरी से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और सब्जेक्ट की जो क्लासेस होंगी इनका टाइम 9 PM रहेगा। 9 PM टू 10:30 या 10 PM तक ये क्लासेस होंगी। प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को छुट्टी रहेगी और संडे को टेस्ट, जैसा कि हमारे सारे जो बैचेस हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वही आपको मिलेगा। और एक और इसमें बात है कि सर फीस क्या होगी इस बैच की, तो मैं बता देता हूँ। इस बैच की फीस है 16,000 रुपये इसकी फीस है, लेकिन अभी ये यानी कि 26 जनवरी तक अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसकी फीस फ्लैट 10,000 आपको मिलेगी। ठीक है, 10,000 रुपये में आपको ये कोर्स अभी मिलेगा और 26 तारीख के बाद से इस कोर्स की फीस जो है वो हो जाने वाली है 16,000 रुपये। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, साथ ही आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी जो कि हम संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं। इसके अतिरिक्त हर यूनिट वाइज आपको लगभग 10,000 एमसीक्यू जो हैं वो इस पूरे कोर्स के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं, चाहे पार्ट ए चाहे पार्ट बी। हाँ, जिन लोगों ने पार्ट ए की क्लासेस पहले ले ली हैं, यदि वो पार्ट बी की क्लासेस भी लेने के लिए तैयार हैं तो उनकी जो फीस पेपर 1 की है वो इसमें कंसीडर कर ली जाएगी और जो रिमेनिंग फीस होगी वो आप पे कर सकते हैं। जो एआईजी पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, यदि उन्हें भी यूनानी सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर किसी वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।